जब हम छोटे थे तो हमारे मन में कई प्रश्न उठते थे और उन प्रश्नों की क्यूरियोसिटी इस बात का घोतक थी कि हम तार्किक बुद्धि वाले हैं। हम ऐसे समाज में हैं, ऐसी सभ्यता में आ चुके हैं, ऐसी शताब्दी में आ चुके हैं जहाँ पे एक तार्किकता सर्वोपरि होती है। यही तार्किकता का दौर उस उपनिषद काल में भी था जब नए प्रश्न और नए दौर चले थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जतिन पाठक और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जतिन एडुग्रो। उस नए प्रश्न नए दौर की शुरुआत तो हम कर चुके हैं और उसमें कई टॉपिक तो हम कवर कर ही चुके हैं। जैसे 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 मैं आपसे कहूं, बुद्ध की कुछ कहानियों से हमने किस्सों से शुरुआत करी थी। उसके बाद उपनिषद के बारे में जाना था कि गुरु के समीप बैठकर लिया जाने वाला ज्ञान उपनिषद कहलाता है, जो आज भी मौजूद है, पर वो श्रुति परंपरा खत्म सी हो गई है। फिर हमने जैन धर्म के बारे में यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जान लिया। संघ क्या होता है वह भी जान लिया। अब हम आ चुके हैं विहार पर, जो कि इस अध्याय का अंतिम टॉपिक है। तो एक बार अध्याय लिख देता हूं मैं। इसके बाद ही इसी के साथ हम चैप्टर 7 भी शुरू कर देंगे। तो अगला टॉपिक है विहार। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वह एक स्थान पर ही निवास करते थे। जैन हो गए, बुद्ध हो गए, ये दोनों शिक्षाएं तो देते थे, लेकिन वर्षा के दौरान वो एक स्थान पर निवास करते थे, रुकते थे। ऐसे समय वह अपने अनुयायियों द्वारा उद्योगों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहा करते थे, जिसे हम क्या कह सकते हैं, मठ भी बोल सकते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता अनुभव की कि भाई समय के साथ हम कहीं जाते हैं तो हमें ठहरना भी पड़ता है। उस ठहरने की जगह की व्यवस्था करना बड़ा मुश्किल होता है, तो क्यों ना एक स्थायी व्यवस्था बना दी जाए कि इस जगह कर जाएंगे तो उस जगह स्थायी व्यवस्था में वह रुक सकेंगे। तथा कई शरण स्थल बनाए जिन्हें विहार कहा गया। तो ये जो शब्द हम यूज कर रहे हैं विहार, ये एक तरीके से शरण स्थल था। विहार क्या था? शरण स्थल, जहां पे ये भिक्षु भिक्षुनी रुकते थे। पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा, यह कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। ठीक है। अच्छा, एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है क्या? जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वह अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत, अच्छा, आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता। तो देखिए, ये अक्सर कहाँ होता? आरंभिक जो विहार थे, शुरुआती विहार, उनका निर्माण करवाया गया था लकड़ी के रूप में या फिर ईंटों का प्रयोग करके या कुछ पहाड़ियों को खोदकर। ठीक है, लकड़ी, ईंटें या पहाड़ियों को खोदकर बनाया गया विहार। तो प्रारंभिक विहार कैसा है?
प्रारंभिक विहार शुरुआत का लकड़ी ईंटों का उपयोग करके या फिर पहाड़ियों को खोद कर बनाया गया। कभी कभी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी दान में दिए गए भूमि पर विहार का निर्माण होता था। तो फिर देखते हैं कि जो धनी लोग हैं, व्यापारी होता है या फिर भूस्वामी, की दान की जमीन पर निर्माण, तो कभी कभी धनी व्यापारी भूस्वामी की दान की गई जमीन पर निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुनियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयां लेकर आते थे। तो उस स्थान में रहने वाले जो लोग थे वो ही कभी कभार तो भोजन, वस्त्र और दवाइयां भी लेकर आते थे। स्थानीय लोग भोजन, वस्त्र और दवाई का भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, दवाई हो गई, इनका वह क्या करते थे, उपचार करते थे या फिर इनको लेकर आते थे, दवाई को लेकर आते थे। तो स्थानीय लोग भोजन, वस्त्र, दवाई को लेकर आते थे, जिसके बदले यह भिक्षु भिक्षुनी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। तो ये शिक्षा जो थी इनकी, यह उपमहाद्वीप के बाहर भी फैलने लगी। इसके बदले में शिक्षा दिया करते और यह शिक्षा उपमहाद्वीप के बाहर भी फैलने लगी। तो इसके बदले में वो क्या करते, शिक्षाएं देते और यही शिक्षा उपमहाद्वीप के बाहर भी फैलने लगती। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनके निर्माण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति को दर्शा दिया गया था, पर अब तक बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वह लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। तो देखिए क्या होता है कि जब ये बाहर फैलता है तो बौद्ध की नई एक धारा निकलती है जिसे महायान कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म की एक धारा महायान। बोधिसत्व की एक नई धारा निकलती है जिसे महायान कहा जाता है और मूर्तियों में बुद्ध की अवस्थिति इसमें दिखाई गई है। मिसाल के तौर पर पीपल का पेड़ है, उसके बीच मूर्ति,
और ये कहाँ से मिली? अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन कब होता है? बोधिसत्व में आस्था को लेकर आता है। बोधिसत्व में आस्था, बोधिसत्व क्या है? जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, है ना। ज्ञान प्राप्ति हो जाए तो एकांतवास करके वे ध्यान साधना कर सकते, लेकिन ऐसा करने के बजाय वह लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझते थे, कि ऐसा ना करके शिक्षा दें और सांसारिक परिवेश में ही रहें। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन, बाद के कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार सब पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ी में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। तो थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में काफी ज्यादा प्रसिद्ध बताया गया। तीर्थयात्री और नालंदा के बारे में पढ़ते हैं, फिर ये चैप्टर यहीं पे, और जीवन के चरण आश्रम के बारे में भी पढ़ेंगे, तो फिर ये चैप्टर यहीं क्लोज हो जाएगा। यानी आज के इस थर्ड चैप्टर में हम इस सेशन को यहीं रोक पाएंगे। चलिए, तीर्थयात्रा। तीर्थयात्री के वह स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते थे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फा शियन काफी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। ह्वेनसांग 1400 साल पहले भारत आता है और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आ जाता है। ये चीन यात्री थे। वह सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा और इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वह अपने साथ ले गए थे। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। ह्वेनसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं जिससे युवा और बुद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने वहां आते भी हैं और यह आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वह द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे। ह्वेनसांग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था, उसका कारण बताओ। देखो, नालंदा विश्वविद्यालय तो आप जानते हो, सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय उस वक्त का। विदेश से दूर दूर से दराज से लोग पढ़ने आते, लेकिन इतना अच्छा विश्वविद्यालय था कि वहाँ का जो द्वारपाल है वो खुद इतना ज्ञानी होता था कि उसके सवालों के जवाब देने पड़ते थे। यदि वह सवालों का जवाब सही नहीं दिए तो एंट्री तो होती ही नहीं थी। तो इतना ही सिस्टमैटिक चल रहा था वो। अच्छा, जीवन के चरण आश्रम के बारे में क्या, कि आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। लाइफ का एक मूवमेंट है आश्रम। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और उसके बाद तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्याख्या की गई है। और ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य यह अपेक्षा की जाती थी कि इन चरणों के दौरान वह सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। संघ के जीवन से आश्रमों की यह व्यवस्था किस तरह भिन्न थी, तो बहुत अलग थी। संघ का जीवन जो था वो ब्रह्मचर्य को पालन करने वाला था, गृहस्थ तो वो था ही नहीं, और सन्यासी तो पूर्ण रूपेण था। तो इससे तो बात ये क्लियर हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर क्लोज होता है एंड नए प्रश्न और नए विचार में ये तीसरा भाग होगा इसका, जिसमें कि मैंने इन पॉइंट्स को रखा आपके सामने। और
जितना हो सका उतना लिख देंगे, बाकी आपको बोलकर बताने की कोशिश की जाएगी। ऐसे में इम्पोर्टेंट बात तो ये आ जाती है कि जो जो टॉपिक हम कवर करते चले जा रहे हैं। कौन कर रहा है आवाज? बंद कर लो। तो अपेक्षा की जाती है कि जो हम टॉपिक कवर करते आ रहे हैं उन सबको आप रिवीजन भी करते चलें, साथ साथ उसके कुछ प्रश्नोत्तर भी करते चलें, लेकिन अभी पूरा फोकस टॉपिक्स कवर करने में है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम टॉपिक्स कवर कर सकें। और ऐसा करने के बाद हम नए विषय पे उतरेंगे। कोई भी विषय, जैसे कि अब मैं सोच रहा हूँ ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो भी एक डिमांडिंग टॉपिक हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं रोकते हैं और अब तक के पॉइंट्स में ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे, आगे के सब चैप्टर सब कवर करेंगे। तो इसी तरह बने रहेगा। और अगर आपको ये एफर्ट मतलब ठीक लगता है, आपको लगता है कि ये यहाँ तक का एफर्ट बेहतरीन है, तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और देखते रहना इस चैनल को, ताकि 2 बजे करीब ये वीडियो आपके सामने हमेशा आती रहे। और अब क्योंकि हिस्ट्री का सेशन स्टार्ट हो चुका है, हिस्ट्री की रिसेंट क्लासेस भी चल रही हैं लाइव, जो सुबह और शाम के में रखी जाती है, और उसमें लाइव इंटरेक्ट करके कुछ नोट्स और कुछ एमसीक्यूज उसके कवर करने की कोशिश की जा रही है, ताकि हिस्ट्री को उसके सिलसिलेवार तरीके से समझें, उसके बिगिनिंग टू एडवांस लेवल तक। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसके साथ साथ ज्योग्राफी भी ऐड कर दी जाए, क्योंकि वो भी एक इसी का एक हिस्सा है और उसको भी शुरुआत करेंगे तो उसके बिगिनिंग से ही करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।